चेयरमैन नैब के मुतालिक जो ऑर्डिनेंस है मुकम्मल हो गया है। अभी भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ से पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और बात यह है कि चेयरमैन नैब की तोसीह के मामले पर जो नैब का तरमीमी आर्डीनेंस है उसका मसवदा तैयार कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की जाएगी, लेकिन बाबर अवान साहब और फ़रोग नसीम साहब का जो बयान सामने आया कि इस तरमीमी मसवदे का बुनियादी नुक्ता ये है कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। कौन दुरुस्त है कौन गलत है इसका फ़ैसला तो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन क्या फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है कि आइनी लिहाज के से ये बिल्कुल दुरुस्त है, इस पर तमाम अमूर पर रहनुमाई हासिल करेंगे। जो मुमताज़ कानूनदान है, हुकूमत के मुशीर भी हैं, बाबर अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, अभी वज़ीर इत्तलात साहब की हमने गुफ्तगू का एक जो है छोटा सा हिस्सा सुनाया जिसमें वो जो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन लीडर साहब से कोई मुशावरत नहीं की जाएगी, लेकिन हमने फ़रोग नसीम साहब का बयान भी सुना, आपकी बात भी सुनी कि जी बुनियादी नुक्ता जो है उसमें वो शामिल है कि मुशावरत होगी। तो क्या तरीक़ेकार होगा? और जो आपका बयान भी मैं सुन रहा था कि बहुत सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं कि जो सुकम है इस कानून के अंदर उसको ठीक किया जा रहा है, तो क्या क्या साइलेंट फीचर होंगे इस तरमीमी मुसवदे के, ज़रा बताइएगा। थैंक यू। और या मकबूल जान साहब और उस्मान, देखिए पहले थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझ लें कि पाकिस्तान में दो कवानीन ऐसे हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। एक नैब ऑर्डिनेंस 1999 और दूसरा जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस है 2003 का। ये दोनों जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में आए थे और ये ठप्पा ही था, इसको कभी कानून नहीं बनाया गया और फिर इसको प्रोटेक्शन दी गई थी जब मार्शल लॉ खत्म करने का वक्त आया। एक दूसरा ये है कि तकरीबन 2 अशरों तक कोई 5 वजीर आजम गुजरे, किसी ने इसको हाथ नहीं लगाया रिफॉर्म के लिए। ऐसी मुकद्दस गाय थी जिसको खूंटे के साथ बांध के रखा गया। जब से गवर्नमेंट आई है पीटीआई की, 2 दफा एक ऑर्डिनेंस ऐसा था जो हमने जारी किया था और वो ऑर्डिनेंस हमारी उस वक्त अक्सरियत नहीं थी सेनेट में, इसलिए पास नहीं हो सका। सेनेट कमेटी को 90 दिन में उसका फैसला करना चाहिए था हाँ ना का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 ये कि अब जो ऑर्डिनेंस है इसको एक बड़ा रिफॉर्म्स का ऑर्डिनेंस मैं कहता हूँ, इसलिए कि इस लॉ के अंदर 2 दर्जन के करीब जो रिफॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ हमने शामिल किए हैं, जो इंतहाई बुनियादी रिफॉर्म्स थी जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत अदालतें बात करती रही, आप लोग तबसरे करते रहे और हुकूमत का ये पहले दिन से रहा कि हम लॉ रिफॉर्म्स करेंगे। उसका ये आगाज है, इसलिए अपोजिशन को और बाकी कौम को इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एक तरीका तो ये कि कानून बन गया, अब इसको जिस तरह वो कहते हैं ना कि कैदी से पूछा आके हुक्मरान ने, नया जो आया उसने कहा किस में, उसने कहा चोरी में, कहा रिहा करो। किस में और डकैती में, उसने कहा रिहा करो। किस में और अगवा में, उसने कहा रिहा करो। उसने कहा तुम किस में बैठे हो बाबा? तो उसने कहा आपके दादा ने पकड़ा था। तो उसने कहा दादाजी की निशानी है रहने ने। तो दादाजी की निशानी उन्होंने संभाल के रखी थी, आज हमने वो तब्दील कर दी है। अच्छा। अब मैं आता हूँ 5 नुकात की तरफ जो इसमें बुनियादी हैं। अच्छा। इसमें से पहला नुकता ये है कि बेल का कोई राइट इससे पहले कानून में मौजूद नहीं था और लोगों को रिट पिटीशन आर्टिकल 199 के जरिए से लेके जानी पड़ती थी और लोग हाई कोर्ट में कहते थे कि मुझे प्री अरेस्ट बेल दो या पोस्ट अरेस्ट बेल दो। नंबर 1 दरवाजा खोल रहे हैं। दूसरा इसका नुकता यह है कि जजेस की तादाद पूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, लेकिन इसके बावजूद अदलिया का भी कसूर नहीं है। एक जिले में 20, 25, 30 तक भी सेशन एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, लेकिन सेशन जज साहब एक होते हैं। तो अब हमने ये ओपनिंग की है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के इख्तियारात बाय द वे एक ही होते हैं। सिंध में भी मैं कह दूं कि डिस्ट्रिक्ट जज डीजे कहलाता है और एडिशनल सेशन जज नहीं, वहां पे एडीजे कहलाता है। अब जो हमने सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और उसके साथ साथ जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लगाने का दरवाजा हम खोल रहे हैं। इस रिफॉर्म का तीसरा बड़ा नुकता यह है कि इस रिफॉर्म में पहली बार अगर कोई चेयरमैन नहीं रहता और फिर नीचे से कोई उठ के उसको एक्टिंग चेयरमैन बनना पड़ता था, ये वॉइड उसको हमने खत्म करने के लिए कि जितने दिन मुशावरत होती है
नए चेयरमैन के आने तक जो इनकम्बेंट चेयरमैन है वो मौजूद रहेगा। इस तरह से खला नहीं पैदा होगा, क्योंकि चेयरमैन ने साइन करना होता है रेफरेंस के ऊपर, और ये एहतसाब का एक ही हमारे पास वॉच डॉग है, अच्छा बुरा है आपके सामने है, इसलिए वो हमने ख़त्म किया। जो अगली रिफॉर्म है वो ये थी कि अगर डेड लॉक आ जाता है ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान, वो कोई फैसला ही नहीं कर पाते, तो फिर कोई रास्ता मौजूद नहीं था। हमने उसका रास्ता ये निकाला है कि एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमने उसमें शामिल कर दिया। और पांचवा और आखिरी बड़ा नुकता ये है कि मुख्तलिफ लोगों की शिकायत आती थी, बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत आती थी, इनएक्शन होता था, और ये मकबूल जान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को हेड किया हुआ है, ये जानते हैं, और कि जी डरो, नैब से डरो, फलाने इदारे से डर जाओ, कोई फाइल ही नहीं हिल रही। तो उसको हमने केटर करने के लिए इसमें बड़ी बुनियादी रिफॉर्म्स रखी हैं। अब आइए आपके सवाल की तरफ। जो फवाद साहब ने कहा वो एक कानूनी नुक्ते के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज होती है कि अगर किसी आदमी का कोई एडवर्स इंटरेस्ट किसी जगह पे मौजूद है तो उसको जजमेंट में नहीं बिठाया जा सकता। सारी दुनिया में हर तरह के एंग्लो सेक्शन लॉ से लेके जहाँ जहाँ शरी लॉ है, जहाँ दूसरे लॉज हैं, जहाँ पे इंग्लिश लॉज हैं, कोई जज और उसके साथ ही अंडरटेकर नहीं हो सकता कि फैसला देने के बाद वो कहे कि जी मुझे बड़ा गुस्सा है, मुल्जिम पे मैं जेल में जा रहा हूँ, उसको फांसी मैंने खुद जाके दे दी। इसी तरह से कोई वकील दो फरीक एक ही मुकदमे के उनको मशवरा दे के उनका वकील भी नहीं हो सकता। तो जो शहबाज साहब की पोजीशन है इस पे तबसरा किया उन्होंने कि वो चूंकि नैब के मुल्जिम है और इसलिए उनको खुद रास्ता देना चाहिए। रास्ता वैसे, और ये साहब आप सवाल करना चाहते हैं, मैं एक जुमला कह के आपके पास आता हूँ। वो रास्ता उन्होंने खुद पहले निकाला हुआ है। उनके जो भाईजान थे ना, दो तरह से उन्होंने इस जज को चुन के लगाया था, और दूसरा रास्ता उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने बड़ा शोर डाल के जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमसे ली थी वो उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, जहाँ भी उनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये है एक उल्टे आपका कहना ये है कि किसी और को अपोजिशन लीडर बना लें। हाँ, ये तो उन्होंने कहा है। हाँ, अच्छा, अपना बाबर रहमान साहब, एक और भी रास्ता है कि जिस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी हो रही होती है वो तफ्तीशी अफसर के बारे में भी कह सकता है कि इसको तब्दील कर दें, या वो अगर किसी जगह अपना नो कॉन्फिडेंस रखता है किसी बेंच के ऊपर, तो एक उलट भी है अगर वो शहबाज शरीफ साहब चाहें। ये देखें, दो चीजें, चॉइस नहीं वो कर सकता, वो ट्रांसफर एप्लीकेशन डाल सकता है, हाँ, ठीक है, कि इससे किसी और को दे दें। ये नहीं कह सकता कि थाना टिब्बी के एसएचओ को देना है। ठीक है, सही। अच्छा जी, मुझे बताइएगा बाबर साहब कि इसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे, क्या ये बराबर अरकान होंगे अपना गवर्नमेंट के और उसके, या कि कोई इसमें होगा? अगर बराबर होगा तो फिर टाई पड़ जाएगी। नहीं, एक नुक्ता नजर ये बराबर वाला भी ठीक है। आपने जो बात की है वो अमली तौर पे दुरुस्त है, इसलिए कि जो कौमी असेंबली है उसमें तकरीबन हमेशा 5 से 7 के दरमियान पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसलिए ऑपोजिशन लीडर एक तरफ हो जाता है और बाकी गवर्नमेंट अलायंस में आ जाते हैं। सीधी सीधी आयज और नाइज की वहाँ पे, एज और नेज की वहाँ पे हो जाती है सीधी सीधी डिवाइड। सेनेट में मुख्तलिफ सूरत हाल है, वहाँ छोटी पार्टियां, एक एक सूबे से 6 पार्टियां आ जाती हैं, किसी का 1 सेनेटर है, किसी के 2 सेनेटर हैं, तो इसलिए वहाँ ये मुश्किल पेश आती है। लेकिन इसका हल निकाला जा सकता है कि जो चेयरमैन होता है कमेटी का उसको अलहदा से इख्तियार दिया जा सकता है कि अगर इवन नंबर हो तो वो वोट डाल सकेगा, वरना नहीं डालेगा। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, एक और चीज़ जो कि इसमें अहम तरीन है, वो जो आपने बेल तो आपने दे दी, लेकिन एक बड़ा ड्रैकोनिक सा लॉ था 90 डेज का, वो जिसके बारे में अक्सर समझा जाता है कि वाइट कॉलर प्रोफेशन के अंदर 90 डेज रख के करना क्या है, उसका कोई रास्ता अगले इस रिफॉर्म में है कुछ? देखिए, फिलहाल तो नहीं है। और वो मैं आपको एक तारीखी बात बता देता हूँ जो जदीद तारीख के, मेरे और आपके और उस्मान के दौर की तारीख है। वो ये है कि जब ये लॉ आया था तो हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको चैलेंज किया था। बीबी की तरफ से जो पिटीशन गई थी पीपल्स पार्टी की, उसमें मैं उनका वकील था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में, उसको कहते हैं असफंद यार वली खान केस, 011 की ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है। मैंने उसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज जब हम अंदर भी बहस कर रहे थे ना इस लॉ के हवाले से, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने और कमेटी के सामने भी ये बात रखी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये साहब, मैंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब पेश की कि पहली दफा वहां पे गोरी अकलियत ने ये कानून बनाया था, तो इतना लंबा इसके ऊपर नहीं होना चाहिए ये टाइम। लेकिन आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म किया हुआ है। ऑर्डिनेंस जब आया, ऑर्डिनेंस चैलेंज हुआ और आपके साबिक चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने और पूरे सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के कहा कि ये 90 दिन, इसलिए
कि एविडेंस जो वाइट कॉलर क्राइम है वो तरीका वारदात ये नहीं होता कि वो आया और उसने क्लाशनकोफ निकाली और उसने इतनी लाशें गिरा दी और इतने लोग जख्मी हो गए। वो तो आपने देखा पाकिस्तान में, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, और यह मकबूल जान साहब तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, जिसमें लोग कहते हैं कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे 25 अरब आ गया तो तुम्हें क्या तकलीफ है। ठीक, ये आर्ग्यूमेंट है आगे से। ठीक, तो तफ्तीशी क्या करेगा ऐसी सूरत हाल में। अच्छा, लेकिन बाबर साहब सबसे अहम चीज आखिरी में इसमें सवाल पूछ लेता हूं कि नॉर्मली दुनिया पूरी में होता है व्हाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट आखिरी चीज होती है, और लेकिन चूंकि आप आर्गुमेंट उसके काउंटर पर दे सकते हैं, मैं पहले बता दूं कि बंदा पावर में होता है, इन्फ्लुएंस करता है, बाहर होता है, चीज़ें छुपा लेता है, उसको पता होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक ऐसी रिफॉर्म जो कि वाइट कॉलर जो क्राइम है उसको मजीद इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जो नैब की परफॉर्मेंस है वो मेरे तरह के अफसरों से ले के इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, नकम्मे नकारे इस किस्म के लोग इकट्ठे किए होते हैं। मैं बड़ा तबसरा कर रहा हूँ, बड़ा साफ था, सच्ची बात है। जी देखिए, इसको हम कैटर कर लेंगे। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, किसी और जगह ऑफिस ने टाइम दिया हुआ था, ये इसको कैटर कर लेंगे जब ये अगले हफ्ते आ जाएगा, तो उससे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते जब भी। अच्छा, आखिरी सवाल जाते जाते अमान साहब, वजीर आजम साहब ने इन तजावीज़ की मंजूरी दे दी है या कल टेबल होना है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है और जो टेबल करने वाला है वो मेरी मिनिस्ट्री लेके जाएगी इंशाल्लाह। वजीर आजम साहब ने मंजूरी दे दी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया बाबर रहमान साहब, आपने कीमती वक्त निकाला और तफसील से बताया कि ये है क्या। जी, और जो असल सवाल तो वही है कि आपके वाइट कॉलर प्रोफेशन आप कितने कानून बना दें, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ही आप ठीक नहीं है, निकम्मे नलायक लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी को आप 90 दिन बंद आपने पूरा सिस्टम ठीक करना है, आप एक आदमी को 90 दिन बंद कर देते हैं, ठीक है, वो रास्ते में अपना खाने की अपना उसके अंदर पर्ची दे के भेजता है कि फलां फलां जगह से अकाउंट गायब कर दो, तो क्या कर लोगे आप? सही, ठीक, या इन्फ्लुएंस तो कहीं से भी हो सकता है ना, इन्फ्लुएंस हो रहा है। मसला सर ये कि पहली बात है कि दुनिया पूरी के अंदर वाइट कॉलर प्रोफेशन के अंदर सबसे आखिर में रेस्ट होता है। हमने तुम्हारे, क्योंकि उसने कत्ल कोई नहीं किया होता, आपने को आला कत्ल उससे बरामद नहीं करना होता, उससे कोई माल मसरूका बरामद नहीं करना, कोई नहीं करना। मेरा ख्याल है यही वो टूल है जिसकी वजह से अपोजिशन एतराज करती है कि जनाब सियासी चक्कर में जिसको मर्जी उठा लो। उस्मान साहब, होता क्या है, आप पहले दिन गिरफ्तार करके एक बंदे को मजलूमों की लिस्ट में शामिल कर देते हैं और निकलता भी कुछ नहीं, बात और निकलता भी कुछ नहीं, निकला, यही मसला है, या तो निकल आए ना, निकल सकता नहीं है ना एक आदमी। आप मुझे बताएं, आप इस टीवी के अंदर बैठ के, वो आपको ज्यादा बैठ के, आप फॉर एग्जांपल टीवी की आप एक इंक्वायरी से आ गई, तो जब टीवी के अंदर होंगे तो तब भी आप बताएंगे ना कि ये कागजात दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो आपके एब्सेंसिया में कागजात देख रहे हैं, आपने पता नहीं कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। तो ये असल में, और फिर सबसे बड़ी बात है कि नैले के दैले इकट्ठे किए हो, मतलब आप सोच नहीं सकते कि उनकी जो रेपुटेशन छोटे लेवल पे है। मेरा एक बैचमेट था, वो डीजी लगा दिया उन्होंने, वो पागलों की तरह सर पटकता था और वापस आ गया, कहता मैं नहीं काम कर सकता हूँ, मेरे नीचे लोग पैसे बना रहे हैं, फाइल लाओ जी, फाइल लाओ, वो तेरी फाइल आ गई है, वो फाइल आ गई, फाइल आ गई, उसके बाद रगड़ा लग गया। चले नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसका एलामिया सामने आया और कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बातें कही हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़ोर देकर जो बात की गई है वो है भारत का प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के बारे में भारत पूरी दुनिया में कर रहा है, उसका जवाब किस तरीके से दिया जा रहा है और पाकिस्तान के आगे अहदाफ क्या हैं। और ये सब 2-3 बातें जो इस कॉन्फ्रेंस में सामने आई हैं। एक तो ये है कि जो भारतीय फ़ौज जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत के जितने भी सेल्स हैं कि अपनी तवज्जो हटाने के लिए जो मकबूजा कश्मीर में वो कर रहा है, पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। और जो ओवरऑल जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के बाद ख़ित्ते में जो खिचड़ी पक रही है, कई दफ़ा हमने उसका जिक्र किया, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान को उसके साथ नथी किया जाना, इसका आगे चल के क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त भारत की अमेरिका को ज़रूरत ना होती तो इस वक्त भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी पोजीशन में होता। सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ लेकिन ऐसी सूरत में ज़रूरत है कि मार खा रहा है मुसलसल चीन से कुट खा रहा है। इसी पे बात कर रहा हूं कि इस ज़रूरत को गुज़श्ता 1.5 साल से बहुत अरसे से क्वेश्चन किया जा रहा है, और क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि अमेरिका को सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर,
और अफगानिस्तान में आप अंदाज़ा करें, आज तक मैं आपको बड़ी बड़ी वसूख से कहता हूँ, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिस दिन बिल क्लिंटन वहाँ पहुँचा था, तो बिल क्लिंटन ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा था कि हमने 22 साल इस खित्ते को इग्नोर किया है, अब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और आपको याद होगा कि वो यहाँ से गुजरा था और वो किसी से नहीं मिला था, अपनी एम्बेसी में बैठा था और उसने पाकिस्तानियों को तकरीर करके कुछ नसीहतें की थी कि तुम ये नसीहत, लेकिन फिर उनकी खुशकिस्मती खराब, हमारी खुशकिस्मती, उनकी बदबख्ती, हमारी बदबख्ती कि 9/11 हो गया और 9/11 के बाद हमारी ज़रूरत पड़ गई। लेकिन उस ज़रूरत के दौरान भी अमेरिका इंडिया को नहीं भूला, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने खित्ता हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन वो तमाम तर वसाइल, उनके इलाके, उनके लोग, वो इंडियन के इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल किया। मसलन दोस्तम को इस्तेमाल किया, मसलन अहमद शाह मसूद के बंदों को इस्तेमाल किया, शुमाली इत्तेहाद को इस्तेमाल किया, इस तरह वो उसने किया। अफगानिस्तान में जाते हुए अमेरिका का एग्जिट प्लान 2 चीज़ों पे था। एक एग्जिट प्लान ये था कि अगर हम चले जाते हैं तो खित्ते में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का है, क्योंकि इंडिया ने 1947 से अफगानिस्तान में अपना बीज बोया था कि ड्यूरन लाइन जो है ये बेसिकली कोई नहीं है, ये अंग्रेज ने बनाई हुई है, तुम यहाँ पर आ जाओ। और वहाँ पर उन्होंने शाह से लेके अब तक वो सारा कुछ किया हुआ था। और फिर उसके बाद अंग्रेज ने उनको स्टैब्लिश किया, 66 कैंप बना के दिए, पाकिस्तान में इंसर्जेंसियाँ कराई उस पाकिस्तान से जो उनका साथ दे रहा था। एन वक्त में जब इंडिया को ज़्यादा 2011 का जो मेरा थीसिस था स्टाफ कॉलेज का, यही था कि इंडिया जो है उस कह रहा है कि हमें डिच कर दिया गया है वहाँ पर, हमसे पूछे बगैर। 2011 में फैसला हो गया था कि हम जा रहे हैं, ठीक। और 2011 में इंडिया ने कहा था कि कुछ इंडिया के लोग तो कहते हैं पाकिस्तान से मिलके अफगानिस्तान में बात करो, लेकिन उसके बाद इंडिया को उनको कहा गया, इसराइली लॉबी ने इसको रोका। 2014 में इंडिया ने मुकम्मल रिफ्यूज कर दिया कि हम अपना एक सिपाही क्या एक कॉन्ट्रैक्टर भी वहां नहीं छोड़ेंगे। सही है। इसके ऊपर बड़ा था। फिर उन्होंने, इंडिया ने फिर उस पर इन्फ्लुएंस किया, अच्छा हम आपको ट्रेन कर देते हैं अफगान फोर्सेस को। और फिर अमेरिका का पैसा, अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सारी बेसिस से थे, जितने भी उनके अपना वेपनरी, और ट्रेनर कौन थे? इंडिया। जहाज वो चलाना सिखाते थे, अच्छा उसके बाद बॉम्बिंग का, नाइट विजन डिवाइसेस का, ये सारी चीज़ें जो इंडियन सिखाते थे। वहाँ से इंडिया में जाके वो ट्रेनिंग लेते थे। वो ट्रेनिंग जो है वो ठुस हुई है जब बाइडन की आंखों में आंसू आया है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि 3 लाख फौज जो दुनिया की बेहतरीन फौज थी वो एक। लेकिन उससे पहले मैंने आपको शायद उस दिन दिखाया भी था कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया की अमेरिकन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, वो ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट सूरत हाल में इंडिया जो है सबसे अनरिलायबल फैक्टर है वहाँ। लेकिन एक चीज़ को उस्मान साहब आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वो ये है कि इंडिया है उसका पड़ोसी है चीन का, और पड़ोस के साथ आपको अपनी फौजें में उतारनी पड़े तो आपको इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक तो ये। दूसरा ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो दुश्मनी है उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा उनके पास एसेट है कि ये लड़ेंगे, कुछ हो जाए हिंदू। अच्छा, मुनीर अकरम साहब ने यूएन में ये खदशे का इजहार किया है कि मुमकिन हमले को निपटने के लिए हम तैयार हैं। इसका मतलब है कहीं खिचड़ी पक रही। 6 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने वाया इंडिया जो है, देखिए मसला सारा जो है कि चाइना में आज भी यही डिस्कशन हुई है, कल भी यही डिस्कशन हुई है, रोज इस बात पर डिस्कशन होती है कि चीन ये समझता यह है कि अगर देखिए चीन के इंटर रोड सारे रास्ते मौजूद हैं। आप कभी सीपैक देखें तो सीपैक इतनी छोटी सी लाइन है पाकिस्तान की, बाकी सारा वो रूस से होता होता वहां पहुंच रहा है, यूक्रेन कहाँ पहुंच रहा है, एक ऐसे समुद्र में, गर्दन तो यही है ना, आप एक ऐसे समुद्र में पहुंच रहा है कोई 9 महीने जिसमें बर्फ पड़ती है, ठीक। अच्छा, वहां से होते हुए यहाँ पर आ रहा है अपना क्या नाम है कैंटन वाली बंदरगाह में, उसके आगे बलाका खड़ा है, ठीक है। वहां से होते हुए चलते चलते वो पेरिस के पास पहुंच रहा है, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा सही तरह, कोई बीच में इतनी सारी चीज। ईरान से होते हुए बाकू पहुंच रहा है, बाकू फिर कश्मीर में जाके बंद हो जाता है। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहाँ लड़ाइयाँ हो जाएं, वहाँ तोपें खड़ी हो, वहाँ पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज़्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मसला यह है कि क्या इंडिया इस वक्त अफोर्ड कर सकता है? अब देखें नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने पकड़ लिया हुआ है, मूवमेंट वहाँ ज़बरदस्त चल रही है। सिख जिसको उनके ईरान का बॉर्डर के अंदर 2 ही उनके इलाके हैं, एक सिखों का इलाका है और एक कश्मीरियों का इलाका है। आप मुझे बताएं उस्मान साहब, आपका बॉर्डर डिस्टर्ब हो, आप लड़ाई, आपका शुमाली वजीरिस्तान का बॉर्डर डिस्टर्ब रहा है,
आप लड़ाई कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। ठीक है, आज आपका जहां बॉर्डर डिस्टर्ब हो, आप इंडिया से लड़ाई नहीं कर सकते। हमारा बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं है, इंडिया लड़ने की हैसियत में उस तरह नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने फोर्सेस मूव करके लेके आनी होती हैं। आप बेशक दिल्ली से लेके आए, आप बेशक मेरठ से लेके आए, आप बेशक गोरखा फोर्सेस को लेके आए, फिर कोई एक पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसका इंडिया के तल्लुकात अच्छे हों। नेपाल के साथ सख्त टेंस के तल्लुकात हैं, श्रीलंका के साथ शदीद किस्म के टेंस तल्लुकात हैं, बांग्लादेश में रोज फोनों को बंदा जो है उनकी बॉर्डर पर मरता है, और सबसे बड़ा 1,20,00,000 बंगाली जो हैं इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे में वो लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह के इनको मुसलमानों की नेशनैलिटी जो है खत्म की जाए, वापस भेजा जाए। आसाम में अभी आप देखें किस पूरी तरह उन्होंने मारा है उनको उनके घर। इस वक्त वो जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बल्कि अब तो वीडियोस भी आ गई हैं कि मुसलमान जिस इलाके में धकेल दिए गए वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना खाना है, यानी बदतरीन इलाके में, और वो सारे बांग्लादेशी हैं। तो कोई बॉर्डर, इतने सारे बॉर्डर क्राइसिस के अंदर अगर आप एक सिलगरी कॉरिडोर के अंदर चाइना वहां से हमला कर देता है और वो अगर काट देता है, तो 7 रियासतें इंडिया से आज़ाद हो जाएंगी, जो कि बांग्लादेश के उस तरफ रहती हैं, जिसमें आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये नागालैंड है, सारी ईसाई रियासतें हैं, इनमें अक्सरियत हिंदू नहीं है। तो इस वक्त मसला है सिर्फ इंडिया प्रोपेगेंडा पे चला, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक बकवास सूरत हाल है। अब ऐसे में मैंने 1000 दफ़ा मशवरा दिया है कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेप लेना चाहिए। हर मुल्क अपने मफाद के लिए स्टेप लेता है। पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से कहता चला आ रहा है कि हमारा अगर अफगान बॉर्डर ठीक हो, अल्लामा इकबाल ने जिस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले ही उनकी वीन ये थी कि वो नादिर शाह के पास गए थे, और उन्होंने वहाँ नादिर शाह से कहा था कि मैं देख रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला का जो इल्हामी कैफियत है कि एक मुल्क ऐसा बन रहा है कि जो इस्लाम की निशात सानिया कामीन होगी। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आई फोरसी, उन्होंने यही कहा था, इट इज़ द डेस्टिनी कि यहाँ बनेगा, ये नहीं कहा था बनाओ, डेस्टिनी कहा था, मुस्तकबिल है यहाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा था देखो इस मुल्क के साथ तुम्हारे तल्लुकात बहुत अच्छे होने, क्योंकि अगर हमारे तल्लुकात जब तक अफगानिस्तान से अच्छे रहे हैं, खा वो अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में रहे हैं, खा वो किसी और ज़माने में रहे हैं, हिंदू हमसे डरता रहा है, इंडियंस जो है वो लोकल इंडियंस हमारे से डरते रहे। किसी स्टेट को, खा वो राजा जयपाल था, मुसलमानों पर जुल्म करता था, ताता गंज बख्श साहब वो महमूद गजनवी के साथ आए यहाँ पर दावत, शहाबुद्दीन गौरी आया, ये सारे के सारे जो थे धकेल दिए गए। आप होते ना सिंध में तो बहुत अरसे से पहले हम आ चुके हुए थे। आप खुद सोचे कि सोमनाथ जहाँ पर हमला किया है, वहाँ बाकायदा 3 मुसलमान घराने थे, वो रहते थे सोमनाथ के इलाके के अंदर, तो उन सारों को कोई तंग नहीं कर पाता। ये है, इसको 1845 में अंग्रेज ने जो ड्यूरेंट लाइन बनाई थी, वो बनाई इसलिए थी कि मुसलमानों का मुसलमान रियासत के साथ राब्ता खत्म हो जाए। उन्होंने उसको एक दुश्मन रियासत के तौर पर एस्टैब्लिश किया, बाकायदा मोर्चे लगाए और कहा ये रशिया है, ये रशिया का बफर स्टेन है, हम इसको, मतलब मुसलमान मानते ही नहीं थे। फिर इतने इतने किस्से और अफसाने अफगानों के बारे में खास तौर पे फोर्ट विलियम कॉलेज में बनाए गए, ये रुथलेस होते हैं, ये कातिल होते हैं, ये खरकार होते हैं, ये बच्चे उठा के लेके जाते हैं। आप खुद सोचिए काबली वाला अफसाना, पूरी फिल्म बन गई काबली वाला के ऊपर, जो उसकी राजधानी की, जो उसने टैगोर ने अफसाना लिखा था कि कितने मजलूम थे वो लोग, कहाँ से चल के कहाँ आके आबाद होते, और सारे के सारे आबाद है। अब जब देखें जोशमिली आबादी, बाप पश्तो बोलता है, उर्दू का सबसे बड़ा शायर पैदा होता है, इतने वो एडजस्ट। तो असल मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडा है इस वक्त इंडिया का, वो यही है कि एक तो ये तो पाकिस्तान को कम से कम अफगानिस्तान को फौरन तस्लीम करना चाहिए। 2 ताकतें होंगी, एक तो ये आपकी मिलिट्री माइट, आपकी सूरत, आपकी बंदरगाह, और फिर अफगान प्रॉक्सी। इस वक्त अफगान प्रॉक्सी के बारे में कहा जाता है कि 2 जंगें जीत चुकी हुई है, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीत चुकी हुई है, हर मुल्क का सफीर वहां मौजूद है, तस्लीम नहीं करना। ये दुनिया का पहला मुल्क देखा। चलिए देखते हैं आने वाले दौर के अंदर, वक्त के अंदर क्या होता है और कौन पहले तस्लीम करता है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि यंग डॉक्टर्स को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है उसका जिक्र करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज हुआ और वो जो एंट्री टेस्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो तशद्दुद का निशाना बने। दिन भर क्या होता रहा वहाँ पे इस्लामाबाद की सड़कों पर। इनके साथ मौजूद हैं मियाँ नवीद साहब, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर के हैं, डॉक्टरों के साथ इस्लामाबाद गए हैं और अपनी आँखों से जो हुआ है वहाँ पे उन्होंने देखा। उन्हीं से सवाल पूछते हैं। जी मियाँ साहब, क्या सूरत हाल रही है और अब क्या सूरत हाल है, अब क्या लाहे अमल है डॉक्टर्स का कि यही वही डॉक्टर्स हैं, हम तो
देखते रहे कि जी अपने नुस्खों पर तहरीक इंसाफ को वोट दो लिखते रहे, और आज इस्लामाबाद में उसी तहरीक इंसाफ के बल्ले से इनकी फैंटी लगी है। तो क्या कहना है आप डॉक्टर्स का? अजीत खान साहब, एक तो ये है कि इसमें फौरी तौर पर अपडेट अभी पेशरफ्त अभी हुई है कि इनके जो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए थे वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रहा कर दिए गए। इससे पहले जो YDA पाकिस्तान की उनकी जानिब से जो ये कॉल दे दी गई थी कि वो पूरे पाकिस्तान में आउटडोर वार्ड को बंद कर देंगे। ताहम इसके बाद जो है वो उनके डॉक्टर्स को रहा कर दिया गया। ताहम आज सारा दिन यहाँ पर यही था कि सुबह 8 बजे यहाँ पर काफिले पूरे पाकिस्तान से, KP से, सिंध से, पंजाब से यहाँ पर डॉक्टर तकरीबन उनकी तादाद अगर मैं बता दूँ 1500 के करीब थी। वो यहाँ पर सरापा एहतजाज से तकरीबन 6 से 7 घंटे उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने जो है एहतजाज अपना इस TMC के हाथे के अंदर करेंगे। जैसे वो हाथे के अंदर गए तो वहाँ पर जो तस्वीर शुरू हुई, इसकी जानब से जो है वो लाठीचार्ज किया गया और तो डॉक्टर को मारा गया। उसके बाद डॉक्टर ने भी आगे से जो है वो मजामत की और कोई ईंटें वगैरह मारी। साथ इसी दौरान एक SP को भी जहाँ पर जो है वो मारा गया, लेकिन उसके बाद चैलेंज कर दी गई, आपको बहस किया गया। बहुत ज्यादा जो है डॉक्टर जख्मी हो गए, मुतअद्दिद भाग गए। हम उसके बाद फिर एक मौके की जानब से दोबारा फिर जो है वो यूनिटी दिखाई दी और फिर दोबारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर आकर उन्होंने एहतजाज दे दिया। उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि फौरी तौर पर जो गिरफ्तार किए गए उनके डॉक्टर हैं उनको फौरी तौर पर रहा किया जाए। तकरीबन ये 5-4 घंटे हो चुके हैं, इससे पहले जो है वो उनको रहा नहीं किया गया। मियां साहब ये बताएं कि किसी हुकूमती शख्सियत ने डॉक्टरों की नुमाइंदा तंजीम से रब्ता किया है? एहतजाजी डॉक्टर फैसल सुल्तान तो इस हवाले से बड़े मारूफ भी हैं। अभी उससे पहले तलबा ने मुजाहरा किया था, उन्होंने उनको बुला के उनकी बात सुनी। क्या इन डॉक्टर्स को सुना गया है? उस्मान साहब, बिल्कुल इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स को किसी किस्म का किसी आला अथॉरिटी ने नहीं सुना। नाम फैसल सुल्तान साहब की जानब से कुछ साल इनको आई गई, सिर्फ ये बातें चलती रही सारा दिन, लेकिन किसी भी हुकूमती वफाकी सतह के ऊपर जो है वो किसी हुकूमती शख्सियत ने इनको नहीं सुना और ना इनकी बात सुनी। पंजाब में जब ये एहतजाज करते हैं या सूबों में जब ये एहतजाज करते हैं तो इनको कहा जाता है कि ये वफाकी मामला है और वफाकी हुकूमत इस मामले को देखेगी। आप पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में जाकर बात करें, वहाँ पर जाएं, और यहाँ पर अगर आए तो यहाँ पर जो है वो इनके साथ पूरा दिन किसी ने कोई बात नहीं की। और इस हवाले से जराए यही कहते हैं कि इसके पीछे क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सदर नशीर में बरकी और किसी की इतनी अभी फैसला ये बताइएगा, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का तो उन्होंने आज फटाफट अभी फैसला क्या हुआ है? डॉक्टर क्या वापस जा रहे हैं OPDs पे अपने बंद जाग करेंगे इलाकों में? जी बिल्कुल, YDA पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि वो पूरे पाकिस्तान में आउटडोर वार्ड। अच्छा, YDA ने ऐलान किया, ठीक। लेकिन हुकूमत ने भी ऐलान किया। फवाद चौधरी साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि PMC का जो कानून लाया जा रहा है उसी तरीके रहेगा और हम कोई बात नहीं सुनेंगे। तो ये मेरा ख्याल है हमने ये भी जो रवैया पहली बार ही देखा है कि कम अज़ कम आप जो एहतजाजी डॉक्टर्स पूरे ये आपकी क्रीम है, नौजवान है, इस्लामाबाद आए हैं एहतजाज करने, कम अज़ कम उनकी कोई बात तो सुने। उस्मान साहब, बिल्कुल ये पूरा मेरा एहतजाज था और इस हवाले से बता दूं कि ये ऐसी एक एग्जाम्पल है कि आप यार मुझे मार और पुलिस की जानब से जो है वो यकदम चैलेंज कर दी गई और टारगेट किया गया। उसके बाद फिर हालात खराब हुए और उसके बाद जो है वो ये सारा मामला सामने आ चुका था, लेकिन अभी तक किसी किस्म की बात नहीं सुनी और आपने वादे तौर पर बता भी दिया गया कि मिनिस्टर की जानब से कह दिया कि यही कानून रहेगा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया साहब। आखिरी मैं सिर्फ एक बात देखिए, 2 बड़ा अजीब अजीब समाज। एक तो ये कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि टेस्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों का एतराज यह है कि जो टेस्ट डिजाइन करने वाली बॉडी है उसका मेडिसिन का कोई ताल्लुक नहीं। आप ये पूछ रहे हैं एनवायरमेंट क्या बड़ी बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। ये यहाँ पे हाल के अंदर आपने जिस तरीके से पाकिस्तान का सारा जो टेस्टिंग सिस्टम है ना, सारे का सारा एक मतलब मुझे आपने सिविल सर्विस के जाता, मैं सिविल सर्विस में एवरीडे साइंस पढ़ते होते, उसमें रहता है कि बकरे का टेम्परेचर, सवाल आ गया बकरे का टेम्परेचर क्या होता है। अब एक असिस्टेंट कमिश्नर SP को बकरे का टेम्परेचर देखता पड़ेगा। यही डॉक्टरों सवाल पूछे, बैठा के बात तो करो सारे सबसे, मुझे जो खामियां दूर की जा सकती हैं लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार तो हो, सुनने के लिए कोई तैयार तो हो। जी नाज़रीन, यह प्रोग्राम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।